नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। मैं सोनल साहू और दिन भर की सभी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की राजधानी रायपुर में आज छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मिनी माता स्मृति दिवस समारोह का आयोजन दोपहर 12 बजे रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर के गुरु घासीदास सांस्कृतिक भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं प्रतिभावान छात्रों तथा सतनामी समाज के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। राज्य के बिजली संविदा कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर राजधानी में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे इन आंदोलनकारियों को धरना स्थल के पास ही रोक लिया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के सभी संविदा कर्मचारी यहाँ बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर मौजूद हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में आज यहाँ पहुंचे हैं। आपकी नजरें जहां तक जा रही होंगी, प्रदेश भर से पूरा कर्मचारी जो है यहाँ जो बूढ़ा तालाब में पहुंचे हुए, ये जो पूरा मंच है, ये देख सकते हैं, पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी है। क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से सरकार से निवेदन? जी सर, हमारी मांगे वही नियमितीकरण हमारी मेन मांगे हैं। और हमारे भाई की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन भाइयों को, उनके परिवार वालों को क्या बोलते हैं, अनुकंपा नियुक्ति मिले। और जो भाई एक्सीडेंट हो चुके हैं उनका नौकरी और उनके साथ उनको मुआवजा मिले। क्योंकि यहाँ पीड़ित परिवार के पास आप जाएंगे तभी पता चल पाता है वो लोग कितने परेशानी में है। आप बताइए किन किन परेशानियों का आप लोगों का सामना करना पड़ता है? मेरा लड़का संविदा कर्मचारी था बिजली विभाग में। पेंड्रा में 6/5/2020 की घटना है। 13/5/2020 को अपोलो हॉस्पिटल में दुर्घटना डेथ हो गई। तो अभी तक के मेरे को इस प्रकार की मुआवजा नहीं मिला है, क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिला है, न मुआवजा नहीं मिला है सरकार और प्रबंधन की तरफ से। मेरे को गुमराह किया जा रहा है पेंड्रा डिवीजन से। अभी तक के मेरे को ईपीएफ का भी पैसा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है मेरे को। मैं शासन और प्रबंधन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे परिवार के एक मेरे लड़के, खाली मेरा एक ही लड़का सहारा था। मेरे बुढ़ापा का और कोई सहारा नहीं है। मैं अनाथ हो गया हूं। मेरे लड़की को एक अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए और मेरे को क्षतिपूर्ति राशि दिया जाए। मैं यही अनुरोध करता हूँ। जितने भी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं उन लोगों की एक ही मांग है कि नियमितीकरण सभी कर्मचारी को किया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन अमीन के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। बिजली की दर बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार को लगातार निशाना बना रही बीजेपी के नेताओं से कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी मांगी है कि बीजेपी नेता उन भाजपा शासित राज्यों के नाम बताएं जहां आम उपभोक्ताओं को छत्तीसगढ़ से सस्ती बिजली मिलती है। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बिजली बिल हाफ कर दिया गया। उसके बाद 2 वर्ष बिजली की दरों में कमी भी की गई। सिर्फ इस वर्ष बिजली की दर बढ़ी है। यदि इसका आकलन किया जाए तो 3 वर्ष में औसत 1.1% बिजली की दर की वृद्धि कांग्रेस सरकार में हुई है। तो देश की सबसे सस्ती दरों में बिजली जो छत्तीसगढ़ दे रहा है, उस छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भाजपा के 2 जिम्मेदार नेताओं ने पत्रकार वार्ता लेके बहुत सारी बातें कही। क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इसलिए सड़क परिवहन की दरें भी महंगी हो रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि कोयले की दरें बढ़ाए मोदी सरकार, क्लीन एनर्जी सेस बढ़ा रही है मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है मोदी सरकार, कोयले की कीमत बढ़ा रही है मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। ये जो मूल्य वृद्धि की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार इनकी खुद की पार्टी है। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों ने राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश भर से नक्सल पीड़ित परिवार यहाँ राजधानी रायपुर पहुंचा है। देख सकते हैं तस्वीर में अपनी जो मांग है उनको लेकर आज राजधानी आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोगों की मांग वही बोल रहे हैं, मकान हमको नौकरी दे, मतलब योग्यता के अनुसार बस पास दे, हम घर दे, हमको हमारी जो सुविधा के अनुसार वो अपना वो करिए ना, तो पूरा वादा पूरा करे। नहीं तो वादा करना ही नहीं था, वो नीति नहीं निकालना था, फिर हम जैसे कि वैसे रहते। अब हम क्या करें बताओ। और परिजन आए उन लोग से आप बताइए, आप कहाँ से पहुंचे हैं और क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? तकलीफ तो ये है, हमारे पिताजी को मारे, भाई को मारे, ऐसे कई लोगों के पिताजी भाई बहन को मारे हैं, तो सबको तकलीफ है, हम ही को नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और सब जितना भी हमको सुविधा दिया, जो मांग कर रहे हैं ना, वो पूरा होना चाहिए। हम आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ जो बता रहे हैं वो हमारा जल्दी सुनना भी चाहिए। कई बार आ चुके हैं रायपुर हम, तो हम लोग अगर यहाँ कब तक भटकते रहेंगे यहाँ। और कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं। आपको क्या सुविधा मिलती थी और क्या कुछ हुआ था? सर मैं तो बस नक्सलगढ़ बीजापुर से आई हूँ। मेरे पापा 2007 में शहीद हो गए। उसके बाद सर मैं कागजात में जमा करना ये सब कर रही हूँ सर। वहाँ जिला में कलेक्टर का भी फिर आया था ना, कलेक्टर को दी हूँ, एसपी को, पटवारी को, सबको। ना मेरे पास वन भूमि पट्टा है, ना घर है, ना कुछ ऐसा कुछ। इतने बस्तर के शांति के लिए मेरे पापा शहीद हुए हैं ना, तो उनकी बेटी को क्या क्या मिलना, कैसे? अभी उनकी बेटी यहाँ वहाँ भटक रही है, तो क्या सरकार जब जरूरत पड़ती है तो भर्ती ले लेती है, जो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को क्या होगा? हाँ, निकाल भी देते हैं। बहुत सारा योजना का लाभ है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मैं हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी करें, हमको भटकना ना पड़े। तो देख सकते हैं पूरे पीड़ित परिवार है जो पूरे प्रदेश भर से राजधानी रायपुर आए हैं और लोग इस साफ तौर पर मांग है कि सरकार को जो है उन लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कैमरा पर्सन आमिन के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज रायपुर। देश में पहली बार आत्मसमर्पित नक्सली स्वतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होंगे। भारत की आज़ादी के जश्न में राजनांदगांव जिले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की परेड में देश की मुख्य धारा में लौट चुके पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, कुछ इस बार 15 अगस्त को जो जिला मुख्यालय में परेड आयोजित है उसमें एक ट्रूप पीटीएस से आया हुआ है, जिसमें कुछ सरेंडर नक्सली और नक्सली पीड़ित सदस्य जिनको पुलिस की नौकरी मिली है और कुछ अन्य लोग शामिल हैं जो उस दिन मार्च पास्ट में शामिल होंगे। उसमें नक्सली कुछ बड़े कैडर के भी थे और कई नक्सल पीड़ित लोग भी हैं। दोनों मतलब सभी मिला के 21 लोग हैं जिनका एक ट्रूप बन के मार्च पास्ट के लिए तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में हर घर में नल लगाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस दिशा में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो बड़ी जल प्रदाय योजना बनाई गई है उनको समय पर पूरा कर लिया जाए। वर्ष 2011 की जनसंख्या के मुताबिक 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में कुल 1838 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छ और शुद्ध जल पहुंचा सकें, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश के संस्कृति विभाग के अधिकारियों की वजह से इन दिनों फिल्म अभिनय और नाट्य फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रिहर्सल के दौरान भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ये काफी व्यथित हैं। जमाना भले ही बड़ी स्क्रीन का क्यों न आ गया हो, लेकिन रंगमंच का महत्व आज भी उतना ही आकर्षक है। रंगमंच के पथ पर चलकर जिंदगी को जानने, समझने और उसे जीने का हुनर सिखाया जाता है। वाकई रंगमंच का सम्मोहन अद्भुत है। बस ऐसा ही एक वाकया आज भी देखने को मिला। अदाकारी में रुझान रखने वाले रंगकर्मी योग मिश्रा ने बताया कि अभिनय फिल्म नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों से सोलो और ग्रुप नाटक के स्क्रिप्ट पर अभ्यास करवाया जाता था, ताकि बेहतरीन कलाकार निकलकर सामने आ सके और उन्हें दर्शकों की वाहवाही मिल सके। इन सारी जद्दोजहद के बीच कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता। बावजूद इसके हम अपने खर्च पर नाटक का मंचन करवाते हैं।
आगामी 1 सितंबर को हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर कुछ नाटकों के प्रदर्शन की रिहर्सल के मौके पर स्थल का किराया और दूसरे जरूरियात खर्च बढ़ जाने से योग मिश्रा ने सहयोग पत्र लिखकर संस्कृति विभाग के एक अफसर को सौंपा, लेकिन अफसोस सहयोग के एवज में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा अपमान हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक संस्कृति कर्मी का बेवजह से अपमान हुआ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया हूं, मैंने पैसे के लिए भर रंग कर्म नहीं किया। उस आदमी ने मेरा जो अपमान किया है, मैं 2 रात से सोया नहीं हूं। एक संस्कृति कर्मी, चाहे वो गांव में काम करता हो, शहर में काम करता हो, अपनी इज्जत के लिए ही तो ये सब काम करता है, इतनी तकलीफ उठाता है। एक संस्कृति विभाग में बैठा हुआ अफसर उसे इतना जलील करे, ये मेरे लिए भर दुख की बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति कर्मी, हर रंग कर्मी के लिए शर्म की बात है। एक योग का रंग कर्मी है योग मिश्रा करके, उनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार का मामला सामने आया संस्कृति विभाग के संचालक के द्वारा। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखूंगा उसको। संस्कृति विभाग में या संस्कृति से जुड़े कार्य में जब लोग, जिस तरह के लोग आते हैं, उनको वो संवेदनशील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहां हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष जैसे रंगकर्मी लेखक हुए, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि उपन्यासकार जहां के हैं, जिसकी एक अपनी समृद्ध लोक परंपरा है, लोक कलाओं का इतिहास रहा है, जहां पर नाटकों को लेकर संस्कृति विभाग कहता है कि यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला यहाँ है, वहां पर जब कोई रंगकर्मी जाता है संस्कृति विभाग में और उसके साथ इस तरह का आचरण होता है कि लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप का संस्कृति विभाग है कि, इस तरह की जब भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो आहत होंगे। छत्तीसगढ़ के किशोर साहू ने सिनेमा जगत में नाम बनाया, उनकी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सिनेमा को भूलन कांदा को पुरस्कार मिला और उसका नाम हुआ। छत्तीसगढ़ एक नए तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, पर राज्य का संस्कृति विभाग राज्य बनने के बाद जिस तरह का आचरण करते रहे, उसमें कुछ लोगों को अगर छोड़ दें जो संस्कृति विभाग में पदस्थ हुए, अधिकांश लोग वो मीडिया कर लोगों से घिरे हैं या वो इवेंट मैनेजरों से घिरे हैं और वो संस्कृति की ना तो समझ रखते हैं, ना उनके साथ उनको किस तरह का आचरण करना है ये भी तमीज नहीं है। तो ऐसे लोग जब वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घटना ये हुई है उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शहर के 6 और मोहल्लों में डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं। शहर के रामनगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 7 दिनों में 40 से अधिक डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। राजधानी में पिछले माह डेंगू के 47 केस मिले थे, जिनमें रामनगर में अब तक सर्वाधिक डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्ष 2019 में 100, वर्ष 2020 में 11, वर्ष 2021 अगस्त तक 113 केस की पहचान की गई। जुलाई महीने में 1 से 31 जुलाई 2019 में 9, 1 से 31 जुलाई 2020 को 0 और 1 से 31 जुलाई 2021 को 47 मामले सामने आए हैं। देखिए, हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हमने मच्छरदानी भी मंगवा के रख ली है। नगर निगम भी छिड़काव कर रहा है, टेमीफॉस डाल रहा है। अभी तो वैसे आप बोलें तो डेंगू वैसे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन सभी केस नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं। हम लगातार कैंप भी कर रहे हैं और संडे के संडे वहाँ पर कूलर है, टायर्स हैं, खाली पड़े ग्लास हैं, गमले हैं, इन सब का पानी खाली करवाने का काम हमारे हेल्थ वर्कर, मितानिन, नगर निगम ये सब लोग मिलके करवा रहे हैं। वहीं राजधानी के वार्ड 38 में बीते शनिवार 13 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बच्ची सिकलिंग बीमारी से पीड़ित थी।
हीमोग्लोबिन काफी कम था। पीलिया के साथ ही जांच के दौरान डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। स्थिति खराब होने की वजह से शनिवार को ही बच्ची की मौत हो गई। जी हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से ये डेंगू का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसमें एक बच्ची का देहांत भी हुआ है इसमें। और अभी नगर निगम के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर घर में दवाई बंटवाया गया और चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया और उसके लार्वा का जो दवाई आता है उसे भी हर गली में छिड़काया गया। जिन इलाकों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं, निगम इन इलाकों में साफ पानी को हटाने के लिए लोगों के घर जाकर कूलर इत्यादि खाली कराकर दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। वार्डों में फॉगिंग भी की जा रही है और लोगों को समझाइश देकर जागरूक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा जिले की, जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। ईश्वर साहू नाम के व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण में आरोपी ईश्वर साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी ईश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। चॉकलेट दिलाने के बहाने दुकान के अंदर एक कमरे में लेकर गया और उसके साथ जबरन बच्ची का शारीरिक शोषण किया। इस पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी ईश्वर साहू को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी दिवस के दिन घटित दुर्घटना में घायल हुए ग्रामीणों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा जिला अध्यक्ष चैतराम अटामी ने राज्य सरकार से दुर्घटना में मृतकों के परिजन को 50-50 लाख रुपए और परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख एवं अन्य घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे देने की मांग की है। 50-50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए प्रत्येक परिवार से
नौकरी दिया जाए और घायलों को 50,000 रुपया दिया जाए और गंभीर घायलों को 2 लाख रुपया दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। सिवनी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल शामिल हुए। स्वर्गीय पंडित धर्मदत्त पांडे की तैल चित्र में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही उनकी याद में वृक्षारोपण भी किया गया। यहाँ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल वितरण भी किया गया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी और बेहतर काम होंगे। जो काम छूटे हुए हैं उनको भी लिया जाएगा और सभी जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन और सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे कि जिले में अच्छे से अच्छे काम हों। स्वर्गीय पंडित धर्मदत्त पांडे जी की आज 98वीं पुण्यतिथि है। तमाम वरिष्ठ जन यहाँ शिरकत किए थे। विकलांगों को साइकिल दिया गया, पौधारोपण किया गया और कोरोना वायरस का सम्मान किया गया। निश्चित ही आज का दिन याद करने योग्य है। यही कार्यक्रम हमारे यहाँ हर वर्ष संपन्न होता है। राजधानी में ज्वेलरी दुकान जाकर वहां से गहने पार करने वाला महिलाओं का गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार सदर बाजार स्थित सोना चांदी गलाई करने वाली कृष्णा रिफाइनरी नाम की दुकान से 3 किलो चांदी पार कर ली गई है, जिसकी कीमत 2,20,000 बताई जा रही है। बच्चों को अपने साथ लेकर आई 5 से अधिक महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद दुकान के संचालक ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर रोड में श्री कृष्णा रिफाइनरी नाम का एक व्यापारी की दुकान है। उस दुकान में 6 महिलाएं और कुछ बच्चे पहुंचे थे, जिसमें उसका बताना है कि उसके कर्मचारी बगल की दुकान में बैठे हुए थे और इनकी एक महिला ने दुकान में घुसकर एक झोले में जिसमें लगभग 3 किलो चांदी थी वो लेकर ये लोग भाग गए हैं और पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मौके पर जाकर पुलिस टीम द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख के लगातार इस पर जांच कर रही है। हाँ, पूर्व में भी ऐसा हुआ है और अभी भी यही लापरवाही सामने आई है कि दुकान में कोई भी कर्मचारी नहीं था। खुली हुई दुकान थी, जिसमें भी कोई दराज वगैरह इनकी बंद नहीं थी, खुली हुई दराज थी और बाहर बैठे हुए थे ये लोग। और इस तरह से लापरवाही गलत है और आगे भी इनको निर्देशित किया गया है कि इस तरह से लापरवाही न करें। ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम देने वाले ठग इस कदर सक्रिय हैं कि इस बार उन्होंने सीआरपीएफ के एक जवान को ही अपने झांसे में ले लिया। दरअसल सीआरपीएफ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ लक्ष्मण यादव ने जस्ट डायल ऐप पर लोन के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था। इसके बाद ठग ने अपनी बातों में फंसाकर लोन दिलाने के नाम पर अलग अलग बार कुल 44,000 रुपए पीड़ित जवान से अपने खाते में जमा करा लिए। अब ठगी का शिकार हुए सीआरपीएफ के जवान ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं टिकरापारा पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सीआरपीएफ के प्रधान आरक्षक से लोन दिलाने के नाम पे ठगी हुई है। उसने जस्ट डायल ऐप के माध्यम से कुछ लोन के लिए सर्च कर रहा था वो, तो उसी से किसी का उसका नंबर पता चला। उसने कॉल करके इसको कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 44,000 रुपये ठग के जमा करा लिए हैं। और इसके प्रार्थी को जब पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने टिकरापारा थाने में आवेदन दिया है और इसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। अब वो लोन दिलाने के नाम पे ये लोग ठगी करते हैं कि प्रोसेसिंग फीस लगेगा, पहले इतना जमा कर दो फिर इतना लोन हो जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे ये लोग चरणबद्ध ढंग से ठगी करते जाते हैं और लोग ऐसे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इस साल रायपुर में गणेश मूर्ति की 4 फीट से बड़ी प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं है, जिसके बाद मूर्तिकारों के बीच चिंता का माहौल है, क्योंकि मूर्तिकारों ने गणेश चतुर्थी की तैयारी के चलते 8 से 10 फीट की मूर्ति पहले से बनाकर रखी है। इस पर भाजपा का कहना है कि मूर्ति के साइज से कोरोना नहीं फैलता, मूर्तिकारों के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस ने प्रशासन का हवाला देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोरोना के चलते ये नियम बनाए हैं। वो तो नुकसान में जाएगा। जब सरकार दिया है 4 फीट का है तो ज़्यादा 4 फीट से तो ऊपर नहीं बना पाएंगे हम लोग। अब जो बड़ा मूर्ति बन गया तो हम लोग का नुकसान है। हम लोग को क्या पेट में लात मारने का काम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति की साइज बड़ा करने में, थोड़ी बहुत बड़ा करने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हमें इस बात को ध्यान रखना है, सरकार को इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उन आयोजनों में भीड़ मत हो, संख्या बहुतायत में ना हो, संख्या की कमी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 4 से 6 फीट यदि हम कर देते हैं मूर्ति का आकार, तो इससे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई आयोजन बड़ा या छोटा नहीं होता मूर्ति के आकार से। जिला दंडाधिकारियों ने अपने अपने जिले की परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने ढंग से मापदंड तय किए हैं। मुझे लगता है कि अगर बात उचित होगी तो जिला दंडाधिकारी उस पर विचार करेंगे। किन कारणों से इसे लागू किया गया है, ये सबसे अच्छे ढंग से जिनने लागू किया है, जिनने फैसला लिया है, वे बता सकते हैं। अब खबर जांजगीर से। चांपा में निर्माणाधीन नारायणी धाम परिसर में बृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। नारायणी धाम सेवा समिति के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में 13,000 से ज्यादा वृक्षारोपण को एक महाअभियान का शुभारंभ किया, जिसमें चांपा नारायणी धाम से लेकर हसदेव नदी के तट और गांव-गांव में पहुंचकर वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया गया। हम लोगों ने यहाँ के सारे दादी भक्तों ने मिल करके निर्णय लिया है कि यहाँ पे दादी जी का संहारा किया जाए, और वो भी 13,000 वृक्षों के साथ, जो कि आज तक विश्व में ऐसा नहीं संहारा हुआ है जैसा आज यहाँ होने जा रहा है। इसके लिए पूरे विश्व के दादी भक्तों का सहयोग है, खाली जांजगीर चांपा ही नहीं, दूर दूर से एक पौधा, 2 पौधा, 5 पौधा का सहयोग और इस नारायणी धाम के लिए लोग दे रहे हैं कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण करिए। ये हमारा आज का सिंधारा उत्सव में 13,000 वृक्षों का लक्ष्य हम लोग लेकर के आज का शुभारंभ कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे रात 8:30 बजे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए तब तक देखते रहिए VIP न्यूज।